ठीक है, मान के चलिए 12 मान के चलिए कि जो 12 दिसंबर है वही मेरा लास्ट डेट है एग्जाम का, और उसी के हिसाब से फाइनली तैयारी कीजिए आप लोग। ठीक है ना? क्या क्या कंप्लीट हो गया है अभी तक? अभी तक आप लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? बताइए, मुझे सब सुन में पा से रहे हैं? 40। हेलो सर। हाँ बताइए। चल रहा, साइंस हो गया है सर, हिस्ट्री चल रही है, ज्योग्राफी भी है, लगभग खत्म की स्थिति में ही है वर्ल्ड अभी। बिहार, भारत बचा हुआ है सर। बिहार की तैयारी हो गई है और पॉलिटी भी हो गई है सर, और बाकी अभी मिसलेनियस चल रहा है सर अभी। कोर एरिया का क्या स्टेटस है? जी ठीक है सर। कोर एरिया का हिस्ट्री, हिस्ट्री साइंस करंट और बिहार स्पेशल का क्या स्टेटस है? ठीक है सर, अच्छा है। अच्छा है। वन लाइनर पे काम हाँ कर रहे हैं आप लोग? फिल इन द ब्लैंक्स पे काम कर रहे हैं? हाँ सर, ऑनलाइनर पे ही काम हो रहा है। वन लाइनर नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा मैं फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहा प्रैक्टिस में। फिल इन द ब्लैंक्स पे काम कर रहे हैं आप लोग? बोलिए। ये क्या है सर, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? डायरेक्ट फिल इन आंसर द लिखना। ब्लैंक्स का मतलब है कि विदाउट ऑप्शन जो है प्रैक्टिस करना। ठीक है, विदाउट ऑप्शन। अभी देखिए, मान लीजिए कि मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी मान लीजिए आप लोग 150 का राज सर का टेस्ट दे रहे होंगे मान लीजिए, या किसी भी इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं ना? हाँ दे रहे हैं। जी सर। तब उसको आप यहाँ पे आप देखते होंगे कि 60 से 70 क्वेश्चन एक्चुअली क्या। रिपीट सर, आवाज चली गई थी। मैंने कहा कि अभी जो आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे, तो टेस्ट में आप लोगों का क्या होगा? जो 60 70 80 70 से 80 क्वेश्चन होगा, उसको आप लोग क्या करते होंगे, यानी 60 से 80 के बीच में आप लोग सही करके आते होंगे। यानी कि इस पे आप लोग 100% श्योर होंगे जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग आंसर क्वेश्चन को देखते होंगे। तो मैं सही कह रहा हूँ? जी सर। हाँ 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 सर, सही बात है। और उसके बाद फिर आप क्या करते होंगे, ऑप्शन के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते होंगे। ठीक है, यस। यानी कि जिसको तुक्का कहते हैं हम लोग, या कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन कहते हैं। तुक्का और कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चन होंगे, वहां से आप लोग 20 से 25 30 सही कर रहे होंगे। ये कर रहे होंगे। जी सर। तो मेरे कहने का मतलब कि इससे क्या हुआ, आपका आपका एक्चुअल एवुलेशन तो हुआ नहीं कि आखिर आपके कितने सही हो रहे हैं। इससे आप मान लीजिए 100 प्लस चले जाते होंगे तो मुगलाते होंगे चलो मेरा पीटी की तैयारी ठीक चल रही है। यही होता होगा ना? यस सर। लेकिन जब आप फिल इन द ब्लैंक्स पे काम करेंगे तो वहां क्या होता है, या तो आता है या नहीं आता है, यही दो होगा ना? जी सर। जी सर। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपकी क्या होगी, एक्यूरेसी वो बढ़ जाएगी। दूसरा कि आपका जो कंफ्यूजन है, इसका ए लगाएं कि बी लगाएं, पढ़े हुए एकदम से दिमाग में आ नहीं रहा है कि इसका ए होगा कि बी होगा, सी होगा या डी होगा, तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो कंफ्यूजन क्या होगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, और आपका स्कोर जितना भी आप क्वेश्चन लगा के आएंगे, आप श्योर होंगे कि मैंने सही लगाया है। बातें समझ रहे हैं? यस सर। जी सर।
तो ये काम कीजिए, ठीक है। विदाउट ऑब्जेक्टिव जो है प्रैक्टिस कीजिए। जैसे क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन के हेडिंग्स आ गए कि भाई जो है असहयोग आंदोलन किस समय शुरू किया गया। इसका मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया होगा, 1920, 1921, 1922, 1923, 1919, ये 4 ऑप्शन दिया होगा आपके पास। तो अब आपको करना क्या है कि सिर्फ आपको ये लिखना है वहां पर कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, डैश कर दीजिए, और वहां पे आप डेट लिखिए कोई चीज का या उसका नाम लिखिए, ऐसे करके काम कीजिए। बातें समझ रहे हैं? हाँ सर। जी सर। इससे मैं कह रहा हूं कि इससे कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपका स्कोर कभी 100 से नीचे नहीं आएगा। और इसको कुछ नहीं करना है, आप पर डे अपना क्या कीजिए, 50 से 60 क्वेश्चन। अरे 7 क्वेश्चन को पेन डाउन करने में कितना टाइम लगेगा? आधे घंटे। जी सर। जी सर। और उसका आंसर देने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। जी सर। यानी कि अगर मैक्सिमम मिला के रखे कि 1 घंटे अगर देते हैं इसको, तो इससे क्या होगा, आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। और उसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव लगाइएगा ना, तो उसके बाद देखिएगा कि आपको गुणात्मक सुधार हो रहा है। बातें स्पष्ट हो गई? हाँ सर। चलिए चलिए, अब अपने मूल टॉपिक की ओर आते हैं हम लोग। कहाँ थे हम लोग? पटना कलम। पटना कलम हो गया। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक किन्हीं को? पटना कलम, मौर्य और पाला में है? नहीं सर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है टॉपिक? मधुबनी पेंटिंग पढ़ना है? मधुबनी पेंटिंग पढ़ना है? चलिए पढ़ लीजिए। क्यों कहिएगा आप लोग कि नहीं पढ़ा है सर? चलिए तो बात करते हैं हम लोग मधुबनी पेंटिंग की। नोट्स पढ़ा है आप लोगों ने मधुबनी पेंटिंग का? मधुबनी पेंटिंग का नोट्स पढ़ा है? जी सर। किस किस लोगों ने नहीं पढ़ा है नोट्स? मधुबनी पेंटिंग का नोट्स कहाँ मिला है? अरे सर तो मिला ही नहीं है। अरे बाबा, नहीं मिला है तो बुक में नहीं है। आपके पास रिसोर्स ऑफ मटेरियल है कि नहीं है? हाँ हाँ वो आपके तो पढ़े हैं। आप, आपके पास अपना रिसोर्स ऑफ मटेरियल है ना, उसमें पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? क्योंकि ये तो हाईलाइट टॉपिक नहीं है ना, इसका नोट्स दिया जाए, कोई बना के रखता है। बातें समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ ये तो पढ़े हुए हैं। तो जो भी रिसोर्स ऑफ मटेरियल हो वहां से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। वैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो चीजें और बेहतर रूप में समझ आएंगी जब आप नोट्स को पढ़ेंगे। तो बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग की बात करते हैं। तो हमने कहा जब बिहार के कलात्मक विकास की बात करते हैं, बिहार के कला संस्कृति के विकास की बात करते हैं, उसके इतिहास की बात करते हैं, तो मधुबनी पेंटिंग की चर्चा किए बिना यह अधूरा होगा। क्यों? क्योंकि बिहार के सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग का महत्वपूर्ण योगदान, जो अपनी प्राचीनता,
प्राचीनता कैसे? तो आपको पता है कि त्रेता युग में जब विष्णु का राम के रूप में अवतार हुआ था, तब जब सीता के साथ उनका वरण हुआ था, तब मिथिला को सजाने के लिए मिथिला पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया। तो पहले साक्ष्य क्या है? त्रेता युग की बात करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, तो हमने कहा कि विषयगत विविधता। विषयगत विविधता का मतलब क्या है कि एक तरफ देखेंगे कि यह तांत्रिक प्रभाव को लिए हुआ है, एक तरफ क्या है तो शक्ति की उपासना को लेकर है, एक तरफ क्या है तो कृष्ण की रासलीला को लेकर है, एक तरफ क्या है तो हमारी जो लोक संस्कृति है उसके प्रतिबिंबन को लेकर है, तो एक तरफ क्या है कि जो अर्पण वगैरह की जो परिकल्पना है, जो ज्यामितीय प्रभाव है उस पर, उसको लेकर। तो यानी कि विषयगत विविधता की बात करते हैं। और साथ ही साथ कलात्मक समृद्धता को लेकर, क्योंकि मिथिला पेंटिंग बिहार की सांस्कृतिक पहचान को बनाने में इसका क्या है महत्वपूर्ण योगदान। और न सिर्फ भारत के क्षेत्रों में बल्कि विश्व के क्षेत्रों में भी मिथिला पेंटिंग की जो मांग है, उसकी जो विशिष्टता है वो जानी पहचानी। और प्राकृतिक संरक्षण यानी पर्यावरण को संरक्षण को लेकर भी मिथिला पेंटिंग का अमूल्य योगदान। कैसे? आप देखते हैं कि वृक्ष पे भी क्या किया जाता है, मिथिला पेंटिंग को बनाया जाता है, दीवालों पे मिथिला पेंटिंग को बनाया जाता है, कलर के रूप में हम प्राकृतिक चीजों का इसमें इस्तेमाल करते। तो कहीं ना कहीं, और जो प्रतीक चित्रण वगैरह है, जिसमें केला की बात कर लीजिए, तोता की बात कर लीजिए, जैसे सुग्गा कहा जाता है मिथिलांचल में, या फिर हम कहते हैं कि जो लोक देवी देवता हैं उसकी बात कर लेते। तो कहीं ना कहीं यह प्रकृति के संरक्षण में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती। तो हमने क्या कहा, चिंता को लेकर आप बात, उसकी विविधता को लेकर बात कर सकते हैं आप, उस समृद्धता या महत्व को लेकर बात कर सकते हैं, उसकी प्रकृति के साथ जो उसकी भूमिका है उसकी स्पष्ट हो रही है। बातें स्पष्ट हो रही है? जी सर। यस सर, जी सर। क्लियर हो रही है सर। अब बात आता है कि आखिर इस कला का उद्भव कैसे हुआ, कैसे प्रकाश में आया। उद्भव तो बहुत पहले हो चुका था, लोगों की नजर में कैसे आया यह कला। तो इसमें जो तत्कालीन जो मिथिलांचल क्षेत्र के डीएम थे W.J. आर्थर, तो W.J. आर्थर महोदय ने जब देखा मिथिला के क्षेत्रों में इस पेंटिंग को, तो उन्होंने इसको लोगों के सामने लाया, इसकी विशिष्टता को लोगों के सामने रखा। और जब इसके क्षेत्र की बात करते हैं कि आखिर मिथिला पेंटिंग मिथिलांचल के क्षेत्रों में ही प्रचलित है, जिसमें आप मुजफ्फरपुर की बात कर सकते हैं, जिसमें आप सीतामढ़ी की बात कर सकते हैं, जिसमें आप दरभंगा की बात कर सकते हैं, जिसमें आप मधुबनी के विशेषकर रांटी गांव जो है उसका, और जो पंडौल वगैरह का क्षेत्र है उसका आप उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेपाल के क्षेत्र में भी जो जनकपुर वगैरह का इलाका है, यहाँ यानी कि नेपाल के तराई क्षेत्रों में मिथिला पेंटिंग व्यापक स्तर पर क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। और योगदान की बात करते हैं, तो योगदान में कहा गया कि विशेषकर जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, परंपराओं में जो ब्राह्मण और कास्ट परिवार की महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, इस मिथिला पेंटिंग में भूमिका इनकी महत्वपूर्ण हो जाती। हालांकि अब पुरुषों ने भी और अन्य जातियों की महिलाएं या पुरुष ने भी क्या किया है, इस मिथिला पेंटिंग को अपनाया है।
यानी एक बात और है कि मिथिला पेंटिंग में महिलाओं का योगदान क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी तरह में आपको सिया देवी हैं, या और 2-3 महिलाएं हैं जिसे क्या मिला है, पद्म श्री का पुरस्कार भी मिला है। इस बार भी 2021 में भी किसी एक महिला को शायद पद्म श्री मिला था। उसके ठीक पहले है, गोदावरी दत्ता को मिला था सर। हाँ, नहीं इस बार भी 2021 में भी मिला है। हाँ मिला है सर। तो तो कहने का मतलब क्या है कि जब मिथिला पेंटिंग की बात करते हैं तो इसमें महिलाओं की भूमिका क्या होती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। और महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होने के कारण यह पेंटिंग महिला सशक्तिकरण का भी क्या है, प्रतीक। क्यों? क्योंकि एक तो जो समाज में उनकी भूमिका है वो बढ़ती है, और दूसरा कि आर्थिक पक्ष भी है इसका, कि इसके माध्यम से आप अपनी आर्थिक जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। बात स्पष्ट हो रही है? जी सर। जी सर। यस सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। तो मिथिला पेंटिंग की जो प्रकार की बात करते हैं तो इसके दो मुख्य प्रकार हैं। एक तो है भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण का मतलब हुआ कि दीवाल, मोराल पेंटिंग दीवार यानी दीवालों की पेंटिंग। और दूसरा है अरिपन। पर ठीक है, एक भित्ति चित्रण और दूसरा अरिपन। भित्ति चित्रण के भी दो सब टाइप हैं, और भित्ति चित्रण के दो सब टाइप में क्या है, एक तो गोसाउनी घर, यानी कि मिथिला के क्षेत्र में लोगों का क्या होता है, अपनी कुल देवी और कुल देवता होता है। तो इन कुल देवी और कुल देवता का जो घर होता है जिसे गोसाउनी घर कहा जाता है, तो उस घर का जो है चित्रण, उसमें जब भी यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह होता है, ठीक है, तो वहां पर इस घर का सजावट किया जाता है मिथिला पेंटिंग के माध्यम से। और दूसरा कोहबर घर की सजावट, और कोहबर घर के कोनिया की सजावट की बात। यानी कि जब शादी होता है और शादी के बाद जब नव दंपति को जब एक घर कमरा दिया जाता है, तो उस कमरे को जो वैवाहिक संबंध है उसको प्रतीक चित्रण के माध्यम से क्या किया जाता है, चित्रित किया जाता है। ठीक है, और ये चीजें इस कलात्मकता को, इस मधुबनी पेंटिंग की जो विशेषता है उसको बढ़ाने का काम करता है। और दूसरा मैंने कहा कि अरिपन की बात करते हैं। तो अरिपन का जो निर्माण है वो विशेषकर पर्व त्योहार के समय या पूजा जब होती है घरों में, उसके समय अरिपन का निर्माण होता है। और अरिपन का निर्माण घर के आंगन में या घर के चौखट पे किया जाता है। बात स्पष्ट हुई? यस सर। मिथिला मिथिला पेंटिंग जी के सर। प्रकार के संदर्भ में किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। तो मिथिला पेंटिंग के संदर्भ में हमने दो बातें कही प्रकार में, एक तो भित्ति चित्रण है और दूसरा अरिपन है। भित्ति चित्रण के संदर्भ में हमने बताया कि इसके दो सब टाइप हैं, एक तो जो गोसाउनी घर की सजावट है और दूसरा कोहबर घर की सजावट। और फिर हमने दूसरा कहा कि अरिपन की बात करते हैं, और अरिपन के संदर्भ में हमने बताया कि यह मुख्यतः पर्व त्योहारों के समय में
इसका चित्रांकन किया जाता है और यह घर के आंगन में या उस पे चौखट पे बनाया जाता है। बातें स्पष्ट हो गई? यस सर। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस कलात्मक अभिव्यक्ति की विशेषता क्या है। इस मधुबनी पेंटिंग की जो चित्रांकन है, चित्रकला है, इसकी विशेषता क्या है? आखिर इसमें क्या चीजें हैं जो इसे दूसरों से अलग करता है? तो पहले बात हमने कहा कि प्रतीक चित्रण की बात करते हैं, सांकेतिक चित्रण की बात करते हैं। मतलब यह हुआ कि मिथिला पेंटिंग में जब सांकेतिक चित्रण की बात करते हैं तो मतलब क्या है कि पक्षी का चित्र बनाना है हो तो चित्र का आकार ऐसा जब बनाया जाता है कि लोगों को क्या लगे कि यह कोई पक्षी है। ऐसा नहीं कि हम स्पष्ट रूप से बनाते हैं, बस उसका आभास दिलाना है लोगों को कि भाई हमने जो ये आउटलाइन तैयार किया है, हमने जो ये ड्राइंग की है, इसका जो मूल अर्थ है वो क्या है? पक्षी का चित्रण। यानी सांकेतिक रूप से हम क्या करते हैं? पक्षियों का चित्रण करते हैं या अन्य जिसका भी चित्रण करना है उसमें हम सांकेतिक तत्वों को ज्यादा महत्व देते हैं। स्पष्ट हुई? यस सर। तो पहली विशेषता हमने क्या कहा? सांकेतिक चित्रण की बात की। दूसरा कहा हमने कि मोराल पेंटिंग या भित्ति चित्रण या दीवार पेंटिंग की बात करते हैं। यह मिथिला पेंटिंग की मुख्य विशेषता है। विशेषकर पहले के जमाने में क्या था, जब पक्के घर नहीं हुआ करते थे और घास फूस के घर होते थे और उसका जो बाइफर्केशन है वो घास के जिसे हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, सरपट कहा जाता था आम बोलचाल की भाषाओं में, उससे डिवाइड किया जाता था और फिर उस पर गोबर और मिट्टी का जो लेप है वो चढ़ाया जाता था और उस लेप पर चढ़ाने के बाद उस पर चित्रांकन किया जाता था। तो यह जो भित्ति चित्रण है या दीवारों का चित्रण है, यह इसकी क्या है? एक मुख्य विशेषता जो परंपरा में चली आ रही। हालांकि वर्तमान में इसमें कुछ परिवर्तन भी आए। क्यों परिवर्तन आए? क्योंकि हमने इसे व्यवसायिक दृष्टिकोण दिया और दूसरा कि समय के साथ इसको चलाने की कोशिश की, इसकी जीवंतता को बनाए रखने की कोशिश की। और इस कारण से अब क्या हुआ है, कपड़े पर, कैनवास पर, ट्रेन पे, इस सबों पर आप क्या देख रहे हैं कि अब इसका चित्रांकन किया जाता है। ठीक है? पूरे पटना में बातें सर, स्पष्ट पूरे हुई? पटना के दीवारों पर सब पेंटिंग कर दिया गया है इसका, मधुबनी पेंटिंग का सर। हाँ, तो पहली बात हमने कहा गवर्नमेंट कि प्रेस वगैरह। सांकेतिक चित्रण है और दूसरा हमने कहा कि दीवार पेंटिंग या भित्ति चित्रण। अब तीसरी विशेषता की बात करते हैं। तीसरी विशेषता क्या है कि जहां आप पटना कलम की बात करते हैं या बाल कला की बात करिए या अजंता एलोरा जैसी चित्रकला की बात कीजिए या फिर पहाड़ी शैली की बात कर लीजिए, मुगल चित्रकला शैली की बात कर लीजिए, इसमें क्या है आपको, इसमें चित्रकला के जो तकनीकी पक्ष है उस पर विशेष बल दिया गया है। लेकिन जो मधुबनी पेंटिंग है, यहाँ पर आपको क्या है, चित्र बनाने के लिए जो उसके तकनीकी पक्ष हैं, जिसमें क्या है, बारीकी है, उसकी कलात्मक सुंदरता है, नफासत वगैरह जिसको हम कहते हैं, इस सबों का क्या होगा, आपको अभाव दिखाई देगा। क्यों अभाव दिखाई देगा? क्योंकि यहाँ जो ट्रेडिशन रहा है वो ट्रेडिशन क्या है चित्रों को बनाने का, या तो लोग क्या करते हैं
हाथ की उंगलियों से चित्र बनाते हैं, या फिर बांस की कूचियों से, जो बांस का लकड़ी करची होता है, उसके डंठल को चूर के चिल्ला लोढ़ी पे थकूचने के बाद उससे जो है चित्रांकन किया जाता है। यानी वर्तमान में जो ब्रश वगैरह का इस्तेमाल है अब हो रहा है, लेकिन ट्रेडिशन क्या है, तो उंगलियों से या बांस की कूचियों से हम क्या करते हैं, चित्रांकन यहाँ करते हैं। तो कहीं न कहीं यह जो ट्रेडिशन है, यह इसकी कलात्मकता के जो बारीकी के पक्ष हैं, उसमें जो नफासत है, वो सब चीजें यहाँ पर क्या होंगी, आपको इसका अभाव दिखाई देगा। बात स्पष्ट हुई? यस सर। ठीक है। तो पहली बात हमने क्या कहा, सांकेतिक चित्रण की बात की। दूसरा हमने कहा कि भित्ति चित्रण या दीवार पेंटिंग की बात की। तीसरा हमने कहा कि या बारीकी और नफासत की यहाँ पर कमी दिखाई देती है। चौथा अगर बात करें तो लोक कल्पनाओं की उड़ान की बात करते हैं। लोक कल्पनाओं की ऊंची उड़ान कहने का मतलब यह है कि यह क्या है, लोक कल्पनाओं की ऊंची उड़ान मतलब कि लोग जो है अपनी संस्कृति को, अपनी जो मिथिलांचल की, मिथिला क्षेत्र की पहचान है उसको, और लोगों की जो जीवन के जो तत्व हैं आम जीवन के, उसको क्या करता है, जो भौतिक पक्ष की भी बात करते हैं और सांस्कृतिक पक्ष हैं, दोनों का यहाँ पर क्या दिखाई देगा, आपको सम्मिश्रण दिखाई देगा। आखिर कोहबर घर की सजावट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, ये हमारा भौतिक पक्ष है, जो एक पुरुष और स्त्री के बीच का जो संबंध है उसको वहां पर क्या किया गया है, वैवाहिक जीवन के बाद जो पुरुष और स्त्री का संबंध है उसको वहां पर क्या किया गया है, चित्रांकित करने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से क्या किया गया है, कल्पनाओं की ऊंची उड़ान को अभिव्यक्त करने की कोशिश की गई। और साथ ही साथ भावनात्मक पक्ष की बात कर लीजिए, प्राकृतिक रंगों के प्रयोग की बात कर लीजिए, तो ये सब जो है मधुबनी चित्रकला में विशेष रूप से दिखाई देगा। और यह कलात्मक सुंदरता की बात कर लीजिए, भावनात्मक लगाव की बात कर लीजिए, या प्राकृतिक रंगों के प्रयोग की बात कर लीजिए, यहाँ पर आपको क्या दिखा देगा, निरंतरता दिखाई देगी। निरंतरता कैसे, कि पाल कला में भी आपको ऐसे साक्ष्य मिलेंगे, पटना कलम में भी आपको ऐसे साक्ष्य मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेडिशन है उसमें निरंतरता को लेकर मधुबनी पेंटिंग भी सामने आता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, तो हमने कहा प्रकृति संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि मधुबनी पेंटिंग में क्या है, हम प्राकृतिक तरीकों से बनाए गए रंगों का हम इस्तेमाल करते हैं, न कि आर्टिफिशियल रंगों का इस्तेमाल करते हैं। और प्राकृतिक रंग कैसे, जैसे कि काला रंग हम किससे प्राप्त करते हैं, काजल से प्राप्त करते हैं, या जौ को जलाकर प्राप्त करते हैं। पीला रंग हम क्या करते हैं, चूना और बैर के सम्मिश्रण से प्राप्त करते हैं। फिर देखिए, तो नारंगी रंग क्या करते हैं, हम पलाश के फूलों से प्राप्त करते हैं। और यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं प्रकृति के संरक्षण में, पर्यावरण संरक्षण में जो मधुबनी पेंटिंग की भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती। हालांकि हमने कहा कि कहीं ना कहीं इसमें भी आपको ह्रास दिखाई देगा, और वर्तमान में जैसे जैसे व्यावसायिक दृष्टिकोण इसमें शामिल हो रहा है, डिमांड क्या हो रहे हैं, लोगों के बढ़ रहे हैं, तो उस डिमांड को पूर्ति करने के लिए हमने क्या किया है, कृत्रिम रंगों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ताकि इसके माध्यम से क्या हो, चित्रों को सस्ता रखा जाए, डिमांड को पूरा किया जा सके। बात स्पष्ट हुई? जी सर। Yes, sir. जी सर।
फिर देखिए, तो हमने कहा कि यह मिथिला पेंटिंग जो है विशेषकर कुल देवता और कुल देवी के चित्रण को लेकर क्या किया जाता है, जाना जाता है। गोसाउनी घर के सजावट की जो हम बात करते हैं वो क्या है, अपने कुल देवता और कुल देवियों के चित्रण की बात। और यहीं पर आपको क्या होगा, इसका तांत्रिक प्रभाव भी दिखाई देगा। और यह तांत्रिक प्रभाव कहाँ से आया, तो यह तांत्रिक प्रभाव आया पाल कला से। क्यों? क्योंकि पाल कला में भी आपको क्या है, उसके चित्रकला हो, उस पर आपको तांत्रिक प्रभाव दिखाई देगा, बर्जायन शाखा का प्रभाव दिखाई देगा। और चूंकि पाल काल के समय मिथिला भी क्या था, उसका एक हिस्सा था। और इस कारण से जो बौद्ध तांत्रिक थे वो बड़े पैमाने पर मिथिला क्षेत्र में क्या कर रहे थे, निवास कर रहे थे। और इस निवास करने के कारण यहाँ की चित्रकला पर तांत्रिक प्रभाव को दिखाई देगा। है शक्ति की पूजा जो है वो विशेष महत्व रखता है इन क्षेत्रों में, कि कुल देवी देवता का चित्रण के संदर्भ में जो विशेषताएं हैं इसकी। बातें स्पष्ट हो गई? यस सर। फिर देखिए, तो हमने कहा कि इसका एक ट्रेडिशन क्या है, कोहबर घर के सजावट और उसके कोहबर घर के पुनिया की सजावट। जब भी आप मिथिलांचल परिवार में शादी अटेंड करेंगे और वहां पर जब आपको वर वधु के साथ उसके शयन कक्ष में जाने का मौका मिलेगा कभी, तो वहां पर आप देखेंगे कि मिथिला पेंटिंग के चित्र बनाए जाते हैं। और उसके संदर्भ में क्या है कि यहाँ पर क्या किया गया है, जो कामुकता है, कामुकता को हमने क्या किया है, प्रतीक चित्रण के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश की। जैसे अगर हम बात करें तो हमने कहा कि जैसे केला है, तो केला को यहाँ पर क्या माना गया है प्रतीक चित्रण में, कि यह मानसलता का प्रतीक। जैसे अब बात कीजिए, सुग्गा की बात करते हैं, जो तोता जिसे हम कहते हैं, तो सुग्गा को यहाँ पर क्या माना गया है, काम वासना का प्रतीक है। इसी तरीके से सिंह का चित्रण होता है, और सिंह के चित्रण को क्या कहा गया है कि यह शक्ति का प्रतीक। तो कहीं ना कहीं यह जो केला का चित्रण है, सुग्गा या तोता का चित्रण है, या सिंह का चित्रण है, इसके माध्यम से क्या है, हमने प्रतीक चित्रण किया है। और प्रतीक चित्रण के माध्यम से हम जो पति पत्नी के बीच के संबंध हैं उसको हमने क्या किया है, प्रतीक चित्रण के माध्यम से उकेरने की कोशिश की, उसको हमने प्रदर्शित करने की कोशिश की। बातें स्पष्ट हुई? यस सर। और इसके अलावा देखिएगा कि रति एवं काम देविका के भी चित्र क्या होते हैं, यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो प्रतीक चित्रण के साथ साथ जो काम के देवी देवता है, रति और काम देवता, उसका भी यहाँ पर क्या होता है, चित्रण बनाया जाता है। अगर इसके बाद की अगर विशेषताओं को देखिए तो कृष्ण लीलाओं का चित्रण। और कृष्ण लीलाओं के चित्रण की अगर बात करें तो जैसे कुरुक्षेत्र है, या कृष्ण की जो वृंदावन में रासलीला वगैरह है उसका, या कृष्ण की जो बाल लीला है उसका आपको क्या दिखाई देगा, चित्रण दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र क्या है, कृष्ण भक्ति के लिए जाना जाता रहा। और आपको पता है कि जो विद्यापति हैं या जो गोविंद दास वगैरह हैं, वो सब क्या है, रसखान वगैरह जो क्षेत्र है, ये सब क्या है, मीरा है। जैसे इसके अलावा जो आपको आसाम में कौन से शंकरदेव वगैरह हैं। तो वैष्णव संप्रदाय जो है, यह क्षेत्र वैष्णव संप्रदाय के लिए और कृष्ण भक्ति के लिए भी जाना जाता रहा। विशेषकर विद्यापति की जो रचनाएं हैं उसमें आपको कृष्ण और राधा के जो अंतर संबंध हैं
उनकी जो प्रेम की जो पराकाष्ठा है उसको इतने बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है, विशेषकर उसको रोमांस को, वो चीजें आपको बिरले ही देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं जो कृष्ण लीलाएं हैं उसका विशेषकर चित्रण मधुबनी पेंटिंग में होता है। बातें स्पष्ट हुई यहां तक? यस सर। फिर देखिए, तो हमने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक, और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक कैसे है? क्योंकि यहाँ पर जो ब्राह्मण और कास्ट जाति की महिलाएं हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है ट्रेडिशन के हिसाब से। तो कहीं न कहीं महिलाओं की जो पहचान है महिला कला के रूप में, जैसे पटना कलम, तो पटना उस चित्रकारी कला जो पटना महिला चित्र, और इस आधार पर कहा गया कि यह पुरुष चित्रकला। उसी तरीके से मधुबनी पेंटिंग में क्या है कि महिलाओं की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है, और इस कारण से इसे महिला चित्रकला के रूप में भी जाना जाता है। फिर देखिए, तो हमने कहा कि यह जो चित्रकला वो अन्य चित्रकला से, जैसे पाल चित्रकला की बात कर लीजिए, पटना कलम चित्रकला की बात कर लीजिए, अजंता एलोरा चित्रकला की बात कर लीजिए, उससे थोड़ा कठिन माना जाता है। कठिन क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो चित्रकारी की जाती है वो ज्यामितीय पैटर्न पे की जाती है, और जब ज्यामितीय पैटर्न पर चित्रकारी करेंगे तो चित्रकारी करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो ये क्या है, मधुबनी पेंटिंग की विशेषताएं हैं जिसे आपको जानना चाहिए। बात स्पष्ट हो गई? सर एक चीज पूछना था, जैसे कि इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और यह मतलब इसमें हम प्रकृति को भी संरक्षण प्रदान करते हैं, तो सर लेकिन इसमें ह्रास होता जा रहा है, तो सर ये इसकी कमियां न रही, विशेषता में हम इसको लिख सकते हैं? जैसे व्यावसायिक रूप दे रहे हैं विशेषता में तो क्यों? इसके मतलब आप वहां पे जब इसकी जब आपको आलोचना पक्ष बताना होगा ना प्रीति, तब वहां पे बताएंगे कि ट्रेडिशन ये जी रहा सर। है कि यह प्रकृति संरक्षण के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन कालांतर में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखते हैं तो कहीं न कहीं यह अपनी उस विशेषता को, उस महत्व को खोता जा रहा है। बातें स्पष्ट हुई? ओके सर। जी सर। और कोई कंफ्यूजन है किन्हीं को? बोलिए। नो सर। तो कैसा लगा मधुबनी चित्रकला? अच्छा लगा सर। बहुत बढ़िया। अच्छा लगा? बातें समझ में आ गई सभी को? एक फिगर क्लियर हो गया मधुबनी पेंटिंग के संदर्भ में? हाँ सर। यस सर। चलिए, किन्हीं की पहली क्लास तो नहीं है? किन्हीं की कोई ऐसे हैं जो अभी जुड़े हैं? चलिए, अब बात करते हैं कि जो पटना मधुबनी पेंटिंग है इसकी वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता क्या है, या उपयोगिता क्या है, या महत्व क्या है। तो जब इसकी या उपयोगिता की बात करते हैं
तो पहली बात हमने कहा कि यह जो चित्रकला है वो मिथिलांचल की जो सांस्कृतिक विविधता है, मिथिलांचल की जो सांस्कृतिक विशेषता है, जो उसकी सामाजिक धार्मिक अंतर संबंध है, उसकी पहचान को बनाए रखने और उसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करने में, उसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में मधुबनी पेंटिंग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती। क्योंकि आपको पता है कि जापान है, कनाडा है और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर क्या हुआ है, इसका प्रदर्शनी लगा है या इसको लेकर पहल की गई। तो मॉरिशस, सूरीनाम वगैरह का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी आप इसके साक्ष्य देखेंगे। तो कहीं ना कहीं मिथिला की जो सांस्कृतिक विविधता है, सांस्कृतिक विशिष्टता है, उसको एक अमिट में मिथिला पेंटिंग की महत्वपूर्ण हो जाती है। बात स्पष्ट हुई? जी सर। अगर दूसरी विषय देखिए, इसका प्रासंगिकता या उपयोगिता देखिए, तो हमने कहा महिला सशक्तिकरण, विशेषकर महिला सशक्तिकरण है, इसमें मधुबनी पेंटिंग की भूमिका महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जैसे जैसे इसका व्यावसायिक दृष्टिकोण होता जा रहा है, व्यावसायिक रूपांतरण होता जा रहा है, वैसे वैसे महिलाओं का आर्थिक पक्ष भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और जैसे कि महासुंदरी देवी की बात कर लीजिए, सिया देवी की बात कर लीजिए, रामप्यारी देवी की बात कर लीजिए, ये सब जो आइकॉन है मिथिला पेंटिंग के, ये क्या है, इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और पद्म श्री जैसे नागरिक सम्मान से सम्मानित, जो नागरिक सम्मान है, उससे उन्होंने क्या, उन्हें अभिभूषित किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को, महिलाओं की पहचान को बनाने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर देखिए, हमने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की बात कर लीजिए। पर्यावरण संरक्षण की अगर मैं बात करें तो हमने कहा कि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग की बात कर लेते हैं। दूसरा हमने कहा कि जो इसके चित्र हैं वो पेड़ पे बनाए जाते हैं, और पेड़ पर अगर लोग देवी देवताओं के या जो हमारे देवी देवता हैं उसके अगर चित्र बनाए जाएंगे तो कहीं न कहीं उसके साथ हमारा क्या होगा, भावनात्मक संबंध बनेगा। और जब भावनात्मक संबंध बनेगा तो कहीं न कहीं उसके संरक्षण को लेकर भी हम क्या करेंगे, पहल करेंगे। इसके अलावा हमने कहा कि इस मधुबनी पेंटिंग में जो सांकेतिक चित्रण है, जैसे सुग्गा है, सिंह है, केला है, ये सब क्या है, ये सब भी हमारे मिथिलांचल क्षेत्र की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसमें जो इन जीवों की, इन पेड़ पौधों की जो भूमिका है, महत्ता है, उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और कहीं न कहीं इसके माध्यम से इसके संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। तीसरी बात देखिए पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में, कि यह स्वच्छता को बढ़ाने में भी इसकी भूमिका है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जब भी आप दीपावली को आते देखेंगे तो दीपावली के समय बड़े पैमाने पर, अब तो हालांकि ये चीजें नहीं दिखेंगी आपको, लेकिन जिस समय घर क्या होते थे, मिट्टी के होते थे, घास फूस के घर होते थे, उस समय क्या किया जाता था, उस समय दीवालों पर मिट्टी की लेप चढ़ाने के बाद, गोबर और मिट्टी का लेप चढ़ाने के बाद उस पर मिथिला पेंटिंग किया जाता था। तो कहीं न कहीं इसके माध्यम से क्या करते थे, स्वच्छता को बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। अभी वर्तमान में ही देखिए तो वर्तमान में रेलवे हो गया, दीवाल हो गए, सार्वजनिक क्षेत्र स्थल के रेलवे प्लेटफॉर्म हो गए, रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, इन सबों को हमने क्या किया है, मिथिला पेंटिंग से सजाना शुरू किया, ताकि
लोगों में एक सकारात्मक, एक तो इसका प्रचार प्रसार तो होगा ही, दूसरी तरफ स्वच्छता को लेकर, सौंदर्यीकरण को लेकर भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन की बात कर लीजिए, मधुबनी रेलवे स्टेशन की बात कर लीजिए, स्वच्छता के क्षेत्र में क्या किया गया है, नंबर 1 पुरस्कार दिया गया। आप बिहार संपर्क क्रांति की बात कर लीजिए, आप पटना राजधानी एक्सप्रेस की बात कर लीजिए, इन सबों को मिथिला पेंटिंग से क्या किया गया है, सजाया गया है। तो हमने कहा प्रकृति संरक्षण और स्वच्छता के कार्यक्रम को बढ़ाने में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण, इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता बनी हुई। फिर हमने कहा कि यह मिथिलांचल क्षेत्र की जो उत्सव धर्मिता है, यह उसका भी प्रदर्शन करता है, उसको भी, उसके प्रति लोगों में जागरूकता को लाता है। तो मिथिलांचल जैसे कि हमने कहा में जो प्राकृतिक जो का चित्रण है, इसके माध्यम क्या है, हम रीति रिवाजों को, मनोरंजन के साधनों को, देवी देवताओं हम क्या करते हैं, चित्रांकित करते हैं। तो कहीं न कहीं इससे जो हमारी सांस्कृतिक विशिष्टता है, सांस्कृतिक पहचान है, उससे लोगों का भावनात्मक संबंध को बनाए रखने में मिथिला पेंटिंग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये सब क्या है, मिथिला पेंटिंग की प्रासंगिकता को लेकर बात कर लीजिए, उसकी महत्ता को लेकर बात कर लीजिए, उसकी उपयोगिता को लेकर बात कर लीजिए। बातें स्पष्ट हो गई? जी सर। जी सर। बातें स्पष्ट हो गई? जी सर। कुछ पल्ले पड़ा, कुछ नयापन लगा? Yes, sir. चलिए, अब एक डायमेंशन और बचता है, वो बचता है कि अगर मान लीजिए कभी आपसे पूछ दे कि पटना कलम और मधुबनी सर इसमें चित्रकला शैली तंत्रिका में प्रतीक पर क्या मतलब है? क्या, तंत्रिका प्रतीकों पर आधारित चित्र। तांत्रिक तांत्रिक तांत्रिका नहीं है, तांत्रिक हो, तांत्रिक तंत्रवाद का प्रभाव हमने कहा। जैसे देखिए, जैसे स्वास्तिक है, या हम पंचांग वगैरह में देखिएगा कि वो बनाया जाता है, वो अष्टभुजा का षटकोण वगैरह जो बनाया जाता है, वो क्या है, उसके तांत्रिक महत्व है ना उसका। बातें समझ रहे हैं? मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। जी सर। तो तंत्रवाद का प्रभाव कहने का मतलब इन पक्षों से, क्योंकि हमने क्या कहा कि यहाँ पर क्या थे, बौद्ध तांत्रिक जो थे, जो बरजायन शाखा से संबंधित थे, उनका यहाँ पर क्या रहा है, विशेष प्रभाव रहा है। और इसके कारण जो मधुबनी पेंटिंग है, वो मिथिलांचल क्षेत्र शक्ति की पूजा के लिए, तंत्रवाद के लिए जाना जाता रहा। ठीक है, तांत्रिक साधना वगैरह के लिए यह क्षेत्र जाना जाता रहा। ठीक है ना? अब देखिए, आपसे अगर कोई पूछता है कि पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग में अंतर को स्पष्ट कीजिए, या
समानता के तत्व को स्पष्ट कीजिए। तो क्या बताएंगे अंतर में, क्या क्या बताएंगे? मधुबनी पेंटिंग और पटना कलम में अगर आपसे अंतर पूछा जाता है तो क्या क्या बताएंगे? सर मधुबनी पेंटिंग जो है मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा बनाया जाता है, और पटना कलम चित्र जो है वो पुरुषों द्वारा बनाया जाता है, पहला चीज। ठीक है। और यह और पूर्ण सर रूप से लोक कला है सर। सर और सुन पा रहे हैं सर? मधुबनी पेंटिंग में जो है ना, हाँ। चित्र में बारीकी पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन पटना कलम चित्र में बारीकी यहाँ ठीक तक कि है। बिल्कुल रुए वगैरह को भी दिखाया जाता है सर। और ठीक है। वो जो है पटना कलम जो चित्र जो है वो आम जनजीवन को दिखाया गया है, जैसे कोई किसी भी अवसर, जैसे मछली बेचते हैं ये सब, तो उसमें जो है खास करके पारिवारिक जो है ठीक है। उस पर दिखाया जाता है, जैसे शादी ब्याह का चित्र, पूजा वगैरह का, ये सब इन सब चित्रों को दिखाया गया है। ठीक है। ये सर। और अभी के वर्तमान के समय में जो है पटना कलम के चित्र जो है अभी बहु नगण्य के बराबर बन पा रहे हैं, लेकिन मधुबनी चित्र कला जो है अभी और ज्यादा मतलब व्यावसायिक रूप पकड़ते हुए ज्यादा उसका उपयोग में आने लगा है सर। यहाँ तक कि ठीक है। और मधुबनी रेलवे स्टेशन, मोतिहारी, ये सब दिखाया गया था। इस तरह से मतलब और भी अंतर है सर। सर उसमें और बहुत कोई? सारे उसके रूप है, जैसे स्थापत्य कला हो गया, बहुत सारे, लेकिन इसमें मुख्य रूप से चित्रकारी पर ही ज्यादा जोर दिया गया है। प्रीति, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्या पूछा गया है आपसे। आपसे पूछा गया है कि पटना सर कलम अंतर और अंतर मधुबनी पेंट, पटना कलम में स्थापत्य कला कहाँ से आ गया? नहीं सर, मैं पाल कला के बारे में। मैंने पूछ रहा है कुछ आदमी, सामने वाला क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है आपसे, आप जवाब कुछ और दे रही हैं। तो हम चलिए अब बात करते हैं और सर अंतर एक के है कि इसमें संदर्भ में। बैकग्राउंड ये पूरा भरा हुआ करते अंतर में। तो पहली बात देखिए कि पटना कलम क्या है, एक मिश्रित चित्रकला शैली, यानी कि इसमें आपको क्या है, मुगल चित्रकला शैली, यूरोपियन चित्रकला शैली और स्थानीय चित्रकला शैली के तत्व दिखाई देंगे। लेकिन जब मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं तो यह मुख्य पूर्णतः क्या है, स्थानीय चित्रकला शैली। इसमें किसी तरह का सम्मिश्रण आपको नहीं दिखाई देगा। सूर्या माइक ऑफ कर लीजिए अपना। दूसरा देखिए, तो हम निर्माण सामग्री की बात करते हैं। पटना कलम क्या है, मुख्यतः कागज और हाथी दांतों पर बनाए जाते हैं। लेकिन जब मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं तो वो मुख्यतः दीवारों पर भित्ति चित्रण के रूप में बनाए जाते हैं। विषय वस्तु के संदर्भ में अगर बात करें तो विषय वस्तु के स्तर पर अगर अंतर को देखिए तो पटना कलम क्या है, हमारे जन सामान्य के जो सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, उसका चित्रण करता है। जबकि मधुबनी पेंटिंग क्या है, हमारे सांस्कृतिक जो जीवन है, जो सांस्कृतिक पक्ष है, उसका चित्रण करता है। सांस्कृतिक यानी धार्मिक सांस्कृतिक चित्रण जो है उसका वो चित्रण करता है। चौथी बात देखिए, तो यहाँ पे पुरुष है, वहां पे महिला है। पांचवी बात देखिए, तो हमने कहा कि तकनीकी पक्ष की बात करते, तो तकनीकी पक्ष में भी देखिए तो पटना कलम का जो तकनीकी पक्ष है वो ज्यादा मजबूत, लेकिन
मधुबनी पेंटिंग का यहाँ पर अभाव दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा जो प्रतीक चित्रण की बात करते, पटना कलम में आपको प्रतीक चित्रण का क्या है, अभाव दिखाई देगा। लेकिन मधुबनी पेंटिंग में प्रतीक चित्रण क्या है, बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। दृष्टिकोण के स्तर पर देखिए तो पटना कलम क्या है, व्यवसायिक दृष्टिकोण से फला फूला, लेकिन मधुबनी पेंटिंग क्या है, अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक जो विशिष्टता है उसको संरक्षण और उसे पहचान देने के संदर्भ में उसकी बातें स्पष्ट हुई। यस सर। जी सर। कुछ फायदा हुआ, अब मिला कुछ? यस सर। जी सर। यस सर। है सर। जी सर। इस दृष्टिकोण से कोई बताया है? देखे नहीं है सर, पहले भी पढ़े सर, मगर ये नहीं था सर, इस तरह का नहीं था सर। मैंने पहले पढ़ा है सर, पर ऐसा नहीं है। वो पुराना वाला कहानी है, उसमें इस तरह का आपके जैसा एक्सप्लेनेशन नहीं है सर। तो चीजों को कहाँ से कोई करेगा इसको, जब तक आप अपने से नहीं कीजिएगा ना। अपनी जब आप देखिए कि हर चीजें मैंने जितनी बातें मैंने बताई वो हर चीजें आपको पता है कि नहीं पता? ये सर, ये चीजें तो है, पता तो है। लेकिन हमने क्या किया, उसको रिमॉडलिंग किया है। हमने आपको नए तरीके से इसे बताना शुरू किया, नए डायमेंशन से बताना शुरू किया, नए क्वेश्चन के फॉर्मेशन के साथ बताना शुरू किया। तो चीजें क्या है, इससे टॉपिक भी आकर्षक हो जाता है, लगता है कि कुछ नए संदर्भों में हमने इसे जाना है, नए डायमेंशन में हमने इसे जाना है। तो ये चीजें तभी डेवलप हो जाएगी जब चीजों को आप कोरिलेट करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो तुलनात्मक जो अध्ययन है उसे करना आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, आने वाले समय में हो सकता है कि क्वेश्चन क्या करे, कोरिलेट करके कल पूछ सकता है आपसे कभी कि जो मौर्य स्थापत्य कला है या मूर्ति कला है और पाल स्थापत्य कला या मूर्ति कला है, उसमें समानता और समानता के तत्वों की पहचान कीजिए। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, कि नहीं बन सकते? जी सर। बिल्कुल बन सकते हैं सर। तो चीजों को अब इस तरीके से नए डायमेंशन से पढ़ना, अपने आपके डायमेंशन को चेंज कीजिए, पढ़ने के तरीके को चेंज कीजिए। क्योंकि इस डायमेंशन से कौन पढ़ता है, इस डायमेंशन से पढ़ता है यूपीएससी का बच्चा। और जब यूपीएससी का बच्चा जब इस डायमेंशन से पढ़ेगा तो पहले से उसका माइंडसेट क्या है, वो डेवलप होता है। और कभी बीपीएससी ने अगर अपने आप को रिमॉडलिंग किया तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर क्वेश्चन पटकना शुरू कर देगा तो फिर क्या होगा, जो बच्चे इस तरीके से तैयारी नहीं करेंगे उसके हाथ पांव फूलने शुरू हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होगा सर। तो इस डायमेंशन से, इस व्यू से तैयारी कीजिए। और जो चीजें आपके हैंड में है तो है ही, बस उसमें और ऐड ऑन करने की कोशिश कीजिए। तभी क्या होगा, आपका आंसर भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा, उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी। आखिर मेरे फर्स्ट पेपर में 193 नंबर लाने में आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी लगभग 50 से 60 मार्कशीट देखे हैं, हमको ऐसा एक भी बंदा नहीं मिला जिसका स्कोर 193 हो फर्स्ट पेपर में। सही में तो सर कहीं न एकदम कहीं रिकॉर्ड लिखा सर। जी सर। जी सर।
बहुत बढ़िया सर। जबकि मार्किंग क्या कर दिया गया, बहुत टफ कर दिया गया मार्किंग। मार्किंग जो है बहुत टफ कर दिया गया है। तब ये अगर स्थिति है तो जिस डायमेंशन से मैं आपको बता रहा हूँ कोई बताएगा भी नहीं आपको। आप बताइए ना कि मैं जो कह रहा हूँ मैं गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं सर। नो। तो उस नजरिए से अब अपने आप को व्यूज को डेवलप कीजिए। मैंने तो कहीं से पढ़ा नहीं ना, क्योंकि मेरे पास भी तो रिसोर्स वही है जो आपके पास है। वही सृजन का नोट्स होगा, वही सार्थक संवाद का बुक होगा, वही इम्तियाज अहमद होगा, वही कौन है रंजीत रंजन क्या नाम है वही होगा, परफेक्शन होगा, यही सब बुक होंगे ना आप लोगों के पास भी और मेरे पास भी। वही रमेश प्रसाद होगा, यही सब होगा रिसोर्स सब। लेकिन नए डायमेंशन से लेने की कोशिश की, पूछने की कोशिश। हमने उसको सब टॉपिक में बांट दिया, हमने उसको पॉइंट फॉर्म में कर दिया। तो इस तरीके से हमारा आर्ट एंड कल्चर क्या होता है समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जो मेजर सेक्शन है आपका, एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। यार ये लोग नहीं पूछता है बाबा, मंजूषा वगैरह खुद से पढ़ लिया कीजिए ना सुशील। ये सब चीजें तो हर जगह अवेलेबल है ना, जो आपको बार बार कह रहा हूं। तो वो आपको कभी मेन स्ट्रीम में नहीं पूछेगा ना, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ना सुशील। वो आपको उतना ही लिखना ही पड़ेगा। उसमें 4-5 ही 6 लाइन में फिनिश कर दे इसलिए बोल दिए। मैं सुशील कह रहा हूँ कि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, वो आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आपके सिलेबस के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और जब वो फुल फ्लेज में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा भी तो आपके पास उससे ज्यादा लिखने का ऑप्शन भी नहीं है ना, क्योंकि अपने आप में एक क्वेश्चन नहीं बन सकता है मंजूर से चित्रकला। बातें समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी एनर्जी को उस दिशा में लगाइए जहां पे उसका रिजल्ट निकले, लाभ हो। जहां पर क्या है कि जो चीजें करना है उस पे हम काम नहीं करेंगे, जो चीजें नहीं करना है उस पे हम सारा दिमाग लगाएंगे, सारे एनर्जी लगाएंगे, सारे रिसोर्स लगाएंगे। सर स्तंभ वगैरह का जो मौर्य कला वगैरह में दिखाना रहता है वो पिक्चर तो दिखाना जरूरी है सर, उसका स्तंभ का ये सब जो आता है बनाने आता है स्तूप वगैरह का। बताइए कि आपको बनाने नहीं आता, इसलिए अगर तो पेंटिंग करने आता। अब वही बात कह रहे हैं ना कि आप बनाने आता नहीं और जबरदस्ती अगर बनाने लगेगा तो वो हानि है ना, एक तो टाइम टेकन होगा। यस सर। और दूसरा बनाना होगा सिंह तो बनाना होगा सिंह तो बनाइएगा लोमड़ी। यही कीजिएगा ना। यस सर। जो चीजें नहीं है, जो हमारे पल्ले नहीं पड़ता है, उसके पीछे में क्यों पड़े? हमने तो कभी नहीं बनाया मधुबनी मौर्य कला में स्तंभ वगैरह, कुछ भी नहीं बनाया। मधुबनी में नहीं सर, स्तंभ बना दीजिए, लाइन खींच। अरे मौर्य कला की बात कर रहे हैं, ऐसे लाइन खींच दीजिए दूगो, बता दीजिए कि भाई ये एसटी है, ये उल्टा कमल है, ये दंड है, जो भी चीजें हैं बता दीजिए, हो गया। बस लाइन दो खींच दीजिए, उसका डेकोरेशन करने की क्या जरूरत है? यस सर, ठीक है। वैसे ही 400 वर्ड लिखना है, वैसे ही टाइम नहीं है हम लोगों के पास। उतना ही डेकोरेशन करेंगे, उतना ही हम चीजें करेंगे जो हमारे क्या हो, हमारे आंसर की गुणवत्ता को ना प्रभावित करे।
ओके, यस सर। यस सर। और कोई प्रश्न है मन में आर्ट एंड कल्चर से? बात स्पष्ट हो गई? जी सर। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आदिवासी चलिए। आंदोलन। हाँ, नेक्स्ट ट्राइबल मूवमेंट पे आप लोग काम कीजिए, ठीक है ना? सर इसका नोट्स नहीं ओके मिलेगा। फिर संताल विद्रोह सर, नेक्स्ट या बार अल्लाह, संताल विद्रोह पढ़ के आएंगे। हाँ ओवरऑल पढ़ लीजिएगा, सर ट्राइबल मूवमेंट ओवरऑल पढ़िएगा, कारण क्या है, परिणाम क्या रहे, महत्व क्या है, संथाल विद्रोह क्या है, कारण क्या रहे, परिणाम क्या है, महत्व क्या है, मुंडा विद्रोह क्या है, ऐसे करके तो पढ़िए, यस सर। ठीक है? अब यस सर। चलिए राज सर को बोलूंगा, नोट्स दे देंगे वो। राज सर, राज सर एक अपना ग्रुप में नहीं है सर 40 अभी। पेज का एक मधुबनी पेंटिंग का, राज सर एक 40 पेज का अपना मधुबनी पेंटिंग का नोट्स दे दीजिए दीपाली को। नहीं सर, आपका वाला चाहिए, सर छोटा वाला। तब तो सर 1 साल लग जाएगा पढ़ते पढ़ते सर, 40 पेज का रहेगा तो मेंस आगे ये खत्म देखिए, नहीं राज हो सर के जाएगा। नोट्स को भी पढ़ना जरूरी है। राज सर के नोट को पढ़ने से क्या होगा कि एक व्यूज डेवलप होगा, एक डायमेंशन क्लियर होंगे और एक कंसेप्ट क्लियर होगा। और उसको सर पढ़ने के कंसेप्ट बाद वहीं अगर से फिर आएगा शॉर्ट सर। नोट्स को पढ़िएगा ना, वही जी मैं कह रहा हूँ, तो उसके बाद क्या होगा, यानी इस तरह दोनों नोट्स पढ़ना जरूरी है। फिर अगर आप शॉर्ट नोट पढ़िएगा और फिर अपना अगर नोट्स बनाइएगा तो वहाँ बेनिफिशियल होता है जब आप थोरोली रीडिंग करते हैं, थोरोली चीजों को पढ़ते हैं। सर, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होता है ना सर, आंसर को सांचे में ढालने में दिक्कत होता है सर। क्या ना, उनका सब पढ़ते हैं तो सब लगता है कि इम्पोर्टेंट ही है, कोई सेंटेंस नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ सके ऐसा। सो जहां जाते हैं वहीं पर रुक जाते हैं सर, लगता है कि अरे इसको भी लिख लेते, यहीं पे इसको कैसे होता है। यह यहीं पे ऑब्जेक्टिविटी की बात होती है ना, जी यहीं पे ऑब्जेक्टिविटी की बात होती है कि आखिर हम इनमें से किसका चयन करें। यहीं पे आपकी तो सर चाहिए। विद्वता का परीक्षण होता है, यहीं पर आपके राइटिंग स्किल का परीक्षण होता है और यहीं पर आपके कलात्मकता का परीक्षण होता है। नहीं सर, तो उसमें पढ़ते हैं तो सब ठीक इम्पोर्टेंट है, लगता है, एक लाइन जो लगता है ना कि जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ देंगे तो अरे मेन चीज ये चीज कट जाएगा, ऐसा इस तो टाइप का अनेक लगता है। शब्दों के एक शब्द जानते हैं सूर्या, अनेक शब्दों के एक शब्द यस पढ़ा है सर। आपने, हाँ सर। तो उसका इस्तेमाल करना सीखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसी ठीक को है? बोलते हैं ना सर। तो यस हाँ, सर। तो इससे क्या होगा कि आप एक शब्दों में 10 बातों को कह जाएंगे, यस ठीक है सर। ना? यस सर। ओके, फिर आज के सेशन को यस। यहीं पे एंड किया जाए, ठीक है, यस गुड। सर। ओके सर। ठीक है? पीटी की ओके, तैयारी गुड पे नाइट अब सर। आप लोग थोड़ा गुड सा नाइट सर। सीरियस हो जाइए क्योंकि समय जी। बहुत कम है, क्योंकि त्योहारी सीजन है, ठीक है ना? त्योहार में हम लोग को फायदा रहता है सर, ओके, त्योहार में छुट्टी हो जाता है ना ऑफिस से, तो ऑफिस छुट्टी हो जाता है तो फायदा हो जाता है। बाकी ऐसे ही पेराए ठीक रहते है, हैं। ओके फिर गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट नाइट सर। सर। गुड नाइट सर।
राइट सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहिए, सभी एसडीएम बनिए।